प्रयागराज का प्राचीन इतिहास है, ऋग्वेद में भी प्रयाग का वर्णन मिलता है और रामायण काल में वनवास के दौरान भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकले तो इसी प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था और महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उन्होंने विश्राम किया। इसी प्रयागराज की भूमि पर दुर्वासा ऋषि का भी आश्रम पाया जाता है। ये इतनी पावन भूमि है कि इसी प्रयागराज में महर्षि अत्रि और अनसुईया का आश्रम का वर्णन भी मिलता है। और जो जग विदित है, त्रिवेणी संगम है, गंगा और यमुना प्रत्यक्ष हैं, सरस्वती विलुप्त हैं। इसके अलावा इस प्रयागराज में यह भी जग विदित है कि कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ प्राचीनतम उत्सव मेला है। विश्व में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं आयोजित होता, जहां पर करोड़ों लोग एक स्थान पर एकत्रित हों। माघ के महीने में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। वैसे तो 4 स्थानों पर कुंभ होता है। 2 कुंभ गंगा के तट पर होते हैं, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में कुंभ होता है और इसी प्रकार गोदावरी के तट पर नासिक में कुंभ होता है। किंतु प्रयागराज के कुंभ का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर आयोजित होता है। प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। 2019 में हमें पता है एक बड़े लार्ज स्केल पर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया गया था। मुझे भी सौभाग्य मिला उस कुंभ में स्नान करने का पिछले वर्ष, और ये तो त्रिवेणी संगम और प्राचीनतम पौराणिक काल की बातें हैं। इसी प्रयागराज की धरती पर गौतम बुद्ध के साहित्य से यदि कोई परिचित होगा तो वो जानता है कि उसमें कौशाम्बी नाम के नगर का वर्णन आता है। कौशाम्बी भी प्रयागराज के पास में ही आज भी एक कोसम गांव है। उसी स्थान पर कौशाम्बी नगर था। उसके अवशेष भी पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं। क्योंकि वर्तमान के नक्शे में आप कौशाम्बी नगर पढ़ते हैं पर जानते नहीं कहां है। वह भी इसी पावन भूमि पर था। तो बुद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख, अवशेष, कौशाम्बी नगर इसी प्रयागराज
की परिसीमा में मिलता है। इसी प्रकार जैन धर्म के प्रणेता प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी दीक्षा इसी प्रयागराज के स्थान पर ली थी, यह भी वर्णन मिलता है। इसके बाद अगर हम मध्यकाल में आ जाएं तो हम जानते हैं कि 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान शंकराचार्य जी का अवतरण हुआ। वेदों के प्रकांड विद्वान और पूरे भारतवर्ष को सनातन दर्शन से एक सूत्र में बांधने का बीड़ा उठाकर जब वह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ चले तो उतने ही प्रकांड विद्वान उत्तर भारत में कुमारिल भट्ट नाम के एक संत हुए। कुमारिल भट्ट भी वेदों का प्रचार प्रसार करके सनातन दर्शन को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उस दौरान बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतवर्ष में अत्यधिक बढ़ गया था। तो जो बीड़ा शंकराचार्य ने उठाया था वही कार्य कुमारिल भट्ट उत्तर भारत में कर रहे थे। किंतु बौद्ध धर्म के नियम के विपरीत वेद दर्शन का प्रचार करने के लिए उन्होंने सोचा कि पहले ये तो जानूं कि बौद्ध धर्म है क्या, क्या उनके सिद्धांत हैं। तो कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बुद्ध के सिद्धांतों का अध्ययन किया, गुरु के माध्यम से ज्ञान लिया। उसके पश्चात उन सिद्धांतों को वेदों के माध्यम से काटा कि कैसे ये सिद्धांत वेदों के सामने नहीं ठहरते और वेदों की ज्ञान और वेदों का सिद्धांत कैसे उच्चतम कोटि का है। किंतु ये करने के पश्चात कुमारिल भट्ट को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपने बौद्ध गुरु के साथ विश्वासघात कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध गुरु से दीक्षा ली, बौद्ध सिद्धांतों को समझा, नियमों को समझा और फिर उनका वेदों के समक्ष तुलनात्मक अध्ययन करके वेदों को प्रतिष्ठित किया। इस आत्मग्लानि से वो इतने पीड़ित हो गए कि इसी प्रयागराज की धरती पर संगम के तट पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं स्वयं को आत्मदाह करूंगा, तभी मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मैंने गुरुद्रोह किया है। आत्मग्लानि से भरे हुए संयोग की बात ऐसी हुई कि जिस समय में कुमारिल भट्ट ने उस अग्नि में प्रवेश किया, उसी समय वहां पर शंकराचार्य पहुंच गए। शंकराचार्य जी ने कुमारिल भट्ट से अनुरोध किया कि वे अपना निर्णय बदल दें और वे शंकराचार्य के साथ वेदों पर शास्त्रार्थ करें। उनके आग्रह पर
कुमारिल भट्ट ने उन्हें नमन किया और विनम्रता से उन्हें कहा कि वे अपना निर्णय बदल नहीं सकते, क्योंकि वे बेहद आत्मग्लानि से पीड़ित हैं। वे गुरुद्रोह के दोषी हैं और गुरुद्रोह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वे पवित्र अग्नि में स्वयं को भस्म न कर। उन्होंने शंकराचार्य से कहा, मैंने आपका नाम सुना है, आपके कार्य की मैं प्रशंसा करता हूं, किंतु मेरा आधा शरीर जल चुका है। नीचे का शरीर तब तक अग्नि में भस्म हो चुका था, सिर्फ ऊपर का शरीर बचा था, किंतु चेहरे पे तेज इतना था ज्ञान का कि आधे भस्म शरीर के बाद भी उन्होंने शंकराचार्य से ये आग्रह किया, यदि आप वेदों पर शास्त्रार्थ करना ही चाहते हैं तो मेरे शिष्य मंडन मिश्र से जाकर शास्त्रार्थ कीजिए और उसे अपनी शरण में लीजिए। और ये इतिहास विदित है कि शंकराचार्य वहां से फिर काशी गए, जहां पर मंडन मिश्र के साथ कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका मंडन मिश्र की पत्नी ने निभाई। और मैंने ये कथा शायद किसी सत्र में आपको सुनाई थी कि उनकी पत्नी ने शंकराचार्य को विजयी घोषित किया। तत्पश्चात मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बने। तो ये वही पावन भूमि है जिस भूमि पर शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट जैसे दो विद्वानों का मिलन हुआ। और आज भी संगम के तट पर यदि आप कभी दर्शनार्थ जाएं तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मिलन के स्थान पर शंकराचार्य विमान नाम की एक बहुत खूबसूरत इमारत बनी हुई है, बड़ी ऊंची है और उसके अंदर इस अद्भुत मिलन की तमाम सी तरह की शिलालेख बनाए गए हैं। इसी संगम के तट पर लेटे हनुमान जी का मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा प्रभावी है। इसी प्रयागराज के तट पर वल्लभाचार्य, एक और वेदों के विद्वान, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्ति विधा के प्रणेता, इनका भी मिलन हुआ था इसी स्थान पर। और इसी प्रयागराज की धरती पर वल्लभाचार्य ने सूरदास को दीक्षा दी थी और सूरदास ने वल्लभाचार्य को अपना गुरु माना था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। ये वो महत्वपूर्ण धरती है। और अगर हम आगे चलें और वर्तमान की तरफ बढ़ें तो इसी धरती पर जिस स्थान पर प्राचीन राजाओं के शिलालेख, अशोक स्तंभ आदि मिलते हैं, उसी स्थान पर अकबर ने एक किले का निर्माण किया है। वह किला भी आज भी मौजूद है। उस किले के अंदर मंदिर हैं, मूर्तियां हैं और एक विशालकाय वटवृक्ष है जिसका भी बड़ा प्रभाव है, जिसके प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। और हम आगे बढ़े समय काल में तो यही वह पावन भूमि है जिस पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़ी बड़ी विभूतियों ने जन्म लिया। इसी भूमि पर चंद्रशेखर आजाद को निर्वाण प्राप्त हुआ। यही नेहरू परिवार की कर्मस्थली थी। उनके परिवार का
आनंद भवन, स्वराज भवन आज भी प्रयागराज में उपस्थित है। और अगर वर्तमान काल में आए तो प्रयागराज में बड़ा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, संगीत का विद्यालय है, संगीत महाभारती है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है और प्रयागराज अपने आप में एक खूबसूरत शहर भी है। तो ये प्रयागराज का पौराणिक काल से आज तक का महत्व से मैंने आपको अवगत कराया।